नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस DBMS क्लास में हम आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ फीचर्स DBMS के हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लास्ट के क्लास का हम एक रिकैप कर दें। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो DBMS जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब एक या एक से ज़्यादा डाटाबेस को जो सॉफ्टवेयर हैंडल करता है उसको DBMS कहा जाता है। दोस्तों, जब कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होता था तो DBMS का इस्तेमाल किया जाता था। DBMS फीचर जो है अपने ही एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे जो डाटाबेसेस हैं, उसी कंप्यूटर में जो बहुत सारे डाटाबेसेस हैं उसको एक साथ रिट्रीव करके हैंडल कर सकता है। लेकिन इंटरनेट के युग में दोस्तों ये बहुत सारे कंप्यूटर्स डिफरेंट प्लेस पर कंप्यूटर्स होते हैं और उनके सारे के डाटाबेस जो है एक साथ हैंडल किया जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर को RDBMS कहा जाता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम उसी के फीचर देखते हैं दोस्तों। तो कंकरेंट यूज़ कहा जाता है जब एक सॉफ्टवेयर को कई प्लेसेस पर यूज़ किया जाता है डिफरेंट यूजर्स के द्वारा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एक खास ट्रेन के एक खास डेट को एक खास क्लास के लिए सारे जगह सर्च हो रहे हैं। तो ये इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंकरेंट यूज़ ऑफ डाटा है। अब इसमें हम लोग दूसरा है स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब्ड डाटा। A fundamental feature of database approach is that the database system does not only contain the data but also complete definitions and descriptions of these data. These descriptions are basically details about the extent, the structure, the type, and the format of all data, and additionally the relationship between the data. This kind of stored data is called metadata, data about data। जिस डाटा के जरिए एक डाटा आपस में अपना रिलेशन बतलाते हैं, उस रिलेशनशिप बतलाते हैं या शो करते हैं, उस टाइप के डाटा को कहा जाता है मेटा डाटा। और डाटा इसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है डाटा अबाउट डाटा। अब सेपरेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशंस एज डिस्क्राइब्ड इन द फीचर्स स्ट्रक्चर, डाटा इज स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस इज डिस्क्राइब्ड थ्रू मेटा डाटा which is also stored in the database। अब सेपरेशन ऑफ डाटा और डाटा का डिस्क्राइब अबाउट डाटा, ये सारा जो है मेटा डाटा के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है जो ऑलरेडी डाटाबेस में स्टोर होता है। An application software does not need any knowledge about the physical data। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी जानकारी फिजिकल डाटा के बारे में नहीं देता है। स्टोर लाइक इनकोडिंग, फॉर्मेट, स्टोरेज प्लेस etc। इट ओनली कम्युनिकेट्स विथ द मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसकी जानकारी सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हो सकती है। DBMS भाया इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस विथ द हेल्प ऑफ standard language like SQL। The access to the data and the metadata is entirely done by the DBMS।
ये दोनों तरह के डाटा जो है को हैंडल कर सकता है DBMS. In this way, all the applications can be totally separated from the data. Therefore, database internal reorganizations or improvement of efficiency do not have any influence on the application software. Of data integrity. Data integrity is a byword of the quality and the reliability of data of the database system. In a broader sense, data integrity includes also the protection of the database from unauthorized access. दोस्तों, कुछ कॉन्फिडेंशियल जो डाटा होता है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं करे, तो इसका जो प्रोटेक्शन होता है वो सब डाटा इंटीग्रिटी में आता है. ये अनऑथराइज्ड पर्सन ये अनऑथराइज्ड चेंज डाटा में करते हैं. डाटा रिफ्लेक्ट्स फैक्ट्स ऑफ द रियल वर्क डाटाबेस. तो इस तरह से जो है, इस तरह के जो भी अनऑथराइज्ड हैंडलिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये सारी जो चीज़ है वो सब डाटा इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं. Transactions. A transactions is a bundle of actions which are done within a database to bring it from one place, from one consistent state to new consistent state, from one place to another. In between, the data are inevitable inconsistencies. A transaction is an atomic, what means that it cannot be divided up any further. Within a transaction, all or none of the actions need to be carried out. Doing only a part of the action would lead to an inconsistent data state. One example of transaction is that transfer of an amount of money from one bank account to another. अब ये जो है, जब ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाने के लिए. तो इसमें जो है दोस्तों, ये वन बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है दोस्तों. तो जब जिस बैंक अकाउंट से रुपए अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होता है वो डेबिटेड होता है, और जिस अकाउंट में वो जमा होता है वो क्रेडिटेड होता है. द डेबिट ऑफ द मनी फ्रॉम वन अकाउंट एंड द क्रेडिट ऑफ इट टू अनदर अकाउंट मेक्स टुगेदर ए कंसिस्टेंट ट्रांजैक्शंस. ये दोनों जो मिल करके consistent transactions हुआ. This transactions is also atomic. The debit or credit alone would both lead to an inconsistent state. After finishing the transactions, debit and credit, the changes to both accounts become persistent, and the one who gave the money has now less money on his account, while the receiver has now a higher balance. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए. अब नेक्स्ट है हम लोगों को
डाटा परसिस्टेंस। अब data persistence means that at DBMS all data is maintained as long as it is not deleted explicitly। DBMS सारे डाटा को मेंटेन करता है। जैसे मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज़ है और आपने जो है आज उसमें से 2,000 विड्रॉ किया और तो 8,000 हुआ और फिर नेक्स्ट डे जो है फिर इसमें से 5,000 डिपॉजिट किया। तो इस तरह से जो है आपके अकाउंट में 13,000 बैलेंस हो गया। तो इस तरह से अपडेशन होता है, उसको डाटा को अपडेट करता है तब तक जब तक वो परमानेंट डिलीट नहीं हो जाए। द लाइफ स्पेन ऑफ डाटा नीड्स टू बी डिटरमाइंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द यूजर्स। अब ये डाटा की लाइफ जो है कितना दिन वो डाटा है होगा ये डिपेंड करता है उसके यूजर्स पर एंड मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिस्टम फीचर्स। ये सिस्टम फीचर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये यूजर्स पर डिपेंड करता है। यूजर्स हम आपके सिस्टम में कितना कोई डाटा कितना दिन तक रहेगा ये डिसाइड आप करेंगे, आपके सिस्टम फीचर नहीं करेंगे। एडिशनली डाटा वंस स्टोर्ड इन ए डाटाबेस मस्ट नॉट बी लॉस्ट। इसीलिए एक बार जो डाटा स्टोर्ड हो जाता है वो लॉस्ट नहीं होता है, उसकी वो डैमेज नहीं होता है। चेंजेस ऑफ ए डाटाबेस which are done by a transactions are persistent. When a transaction is finished, even a system crash cannot put the data in danger. अब ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया और उसके बाद अगर सिस्टम क्रैश हो जाए या सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए तब भी डाटा जो है वो डेंजर में नहीं आता है, डाटा खराब नहीं होता है। तो यहाँ तक दोस्तों ये हम लोग समझ गए ये पूरी तरह से। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। अब इसमें जो है DBMS का जो इतना पॉपुलर हुआ, इतना जो यूज़ हुआ, इसको जो है इसका एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों यहाँ DBMS जो है इसी को RDBMS भी अब कहा जाता है, RDBMS। Advantage and disadvantage. Using a DBMS to manage data has many advantages। बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों। उसमें सबसे पहला एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स शुड बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल from details of data representation and storage। डाटा रिप्रेजेंटेशंस और स्टोरेज से डाटा इंडिपेंडेंट होता है। द DBMS कैन प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डाटा टू इंसुलेट एप्लीकेशन कोड फ्रॉम सच डिटेल्स। Efficient data access।
A DBMS utilizes a variety of sophisticated techniques to store and retrieve data efficiently. इसको डाटा को स्टोर करने के लिए और रेट्रीव एफिशिएंटली करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टिकेटेड टेक्निक होता है. दिस फीचर इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ़ द डाटा इज स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब डाटा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है. तो पहला तो हो गया फीचर डाटा इंडिपेंडेंसी, दूसरा है एफिशिएंट डाटा एक्सेस. तो ये दो फीचर हम लोग समझ गए. तीसरा है डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी. इफ़ द डाटा इज ऑलवेज एक्सेस थ्रू द DBMS कैन इन्फोर्स इंटीग्रिटी constraints on the data. For example, before inserting salary information for an employee, the DBMS can check that the department budget is not exceeds. अगर किसी एम्प्लॉय का जो है सैलरी इंसर्ट होता है तो इसके पहले DBMS चेक करेगा जो पूरे डिपार्टमेंट का बजट जो है एक्सीड तो नहीं कर रहा है. Also, the DBMS can enforce access controls that govern what data is visible to different classes of users. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग इसको समझ गए. अब हम लोग डाटा एडमिनिस्ट्रेशन. Data administration, when several users shares the data, centralizing the administrations of data can offer significant improvement. Experienced professionals who understand the nature of the data being managed and how different groups of users use it can be responsible for organizing the data representation to minimize redundancy and fine-tuning the storage of the data to make retrieval efficient, concurrent access and crash recovery. A DBMS schedules concurrent access to the data in such a manner that users can think of the data as being accessed by only one user at a time. Further, the DBMS protects users from the effects of system failures. तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए डाटा एडमिनिस्ट्रेशंस. of disadvantage of DBMS. Danger of overkill. For some and simple applications for single users, a database system is often not advisable. For small and simple applications,
छोटा और साधारण एप्लीकेशन फॉर ए सिंगल यूजर, एक यूजर के लिए ए डाटाबेस सिस्टम इज ऑफन नॉट एडवाइजेबल। तो डाटाबेस डीबीएमएस का यूज नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, ए डाटाबेस सिस्टम क्रिएट्स additional complexity and requirements. The supply and operations of a database management system with several users and database is quite costly and demanding. ये महंगा होता है डाटाबेस और इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये डाटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। तीसरा है क्वालिफाइड पर्सन। ए पर्सनल ऑपरेशन ऑफ ए database system requires appropriately trained staff. Without a qualified database administrator, nothing will work for long. जब तक इस आपके जो स्टाफ हैं या जो यूजर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, उसको ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से रन नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम होगा। कॉस्ट्स, through the use of a database system, new costs are generated for the system itself, but also for additional hardware and more complex handling of the system. Through the use of the database system, new costs are generated for the system itself, but also for additional hardware and more complex handling of the systems. Lower efficiency. A database system is a multi-user software which is often less efficient than a specialized software which is produced and optimized exactly for one problem. कोई स्पेशल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर जो बना है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा ये कॉमन मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर के लिए, और उसकी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा इससे, इसीलिए ये हुआ लोअर एफिशिएंसी इसकी। Instants and schemes. The collection of information stored in the database at a particular moment is called instance. The collection of information stored in the database at a particular moment is called instance. Collection of information stored in a database. Database में जो इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है ऑन ए पार्टिकुलर मोमेंट, किसी क्षण में, तो उसी को इंस्टेंट कहा जाता है ऑफ द डाटाबेस। द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा। The overall design of the database is called the database schema. Schemas are changed infrequently, if at all. Schemes are changed
infrequently, if at all. The concepts of database schemes and instances can be understood by analogy to a program written in the programming language. Variable declaration in a program. Each variable has a particular value at a given instance. The value of a variable in a program at a point in time correspond to an instance of a database scheme. The physical schemes describes the database design at a physical level, while the logical schemes describes the database design at the logical level. A database may also have several schemes at a view level, sometimes called sub-schemes, that describe different views of database. तो दोस्तों आज हम लोग बहुत सारी चीज़ को देखें। इसमें फिजिकल स्कीम्स, लॉजिकल स्कीम। फिजिकल स्कीम्स जब डाटाबेस का डिज़ाइन फिजिकल लेवल पर किया जाता है तो फिजिकल स्कीम हुआ, जब लॉजिकल लेवल पर किया जाता है तो लॉजिकल स्कीम कहलाता है। और जब database may also have several schemes at a view level, sometimes called sub-schemes, that describes different views of the database। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी